हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप फिजिकली तो यहीं बैठे हैं लेकिन आपका माइंड कहीं और भाग रहा है। कभी पास्ट की कोई गलती याद आ जाती है, कभी फ्यूचर का डर पकड़ लेता है और कभी बिना वजह दिल बेचैन हो जाता है। और सबसे अजीब बात क्या है, आप जानते हो कि ये सब सोचने से कुछ बदलने वाला नहीं, फिर भी आप सोचते रहते हो क्यों। और यही हमने पहले भाग में एक शॉकिंग सच्चाई को समझा था कि आपकी 90% चिंताएं कभी सच होती ही नहीं। आपका माइंड आपको इल्यूजन दिखाता है और आप उन्हें रियलिटी मान लेते हो। हमने सीखा था कि कैसे लेट गो यानी छोड़ना सीखना है और डिटैच यानी हर चीज से चिपके मत रहो, और कैसे अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करके जिंदगी को हल्का बनाना है। लेकिन अगर हमने समझ भी लिया कि चिंता बेकार है, अगर हमें पता भी है कि डर इमेजिनरी है, तो फिर हमारा माइंड रुकता क्यों नहीं। यहीं से शुरू होता है भाग दो का ये सफर, और ये भाग आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि अब सवाल क्यों का नहीं, अब सवाल है कैसे का। कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करें, कैसे अननेसेसरी थॉट्स को बंद करें और कैसे प्रेजेंट में जीना सीखें। सच्चाई ये है, आपका माइंड आपका दुश्मन नहीं, लेकिन अगर आपने उसे ट्रेन नहीं किया तो वो आपको कंट्रोल करेगा। और अभी अनजाने में आपके साथ वही हो रहा है। आप काम कर रहे होते हो लेकिन दिमाग कहीं और, आप लोगों के साथ होते हो लेकिन अटेंशन भटका हुआ रहता है। आप जी रहे होते हो लेकिन फुली अलाइव नहीं होते, और यही असली प्रॉब्लम है। लाइफ मुश्किल नहीं है, बस आपका माइंड बिखरा हुआ है। अब कल्पना कीजिए, अगर आपका माइंड सिर्फ उसी पर फोकस करे जो अभी आपके कंट्रोल में है, अगर आप अननेसेसरी सोच को खुद ही रोक सको, अगर आप हर मोमेंट में फुली प्रेजेंट रहो, तो क्या बदलेगा। आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका फोकस शार्प हो जाएगा और आपकी लाइफ सडनली सिंपल लगने लगेगी। यही है इस भाग की कोर वैल्यू। इसीलिए जो आपके हाथ में है उसी पर ध्यान दो, बाकी सब छोड़ दो। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये सुनने में आसान है लेकिन करने में मुश्किल, क्योंकि आपका माइंड ट्रेंड है ओवर थिंकिंग करने के लिए, चिंता करने के लिए, हर चीज को कंट्रोल करने के लिए। और अब हम इसे रिट्रेन करना है। इस भाग में आप सीखेंगे कैसे स्लो डाउन करना है, कैसे पैनिक से बाहर आना है, कैसे हर दिन को क्लैरिटी के साथ जीना है, और कैसे सुबह आपकी एनर्जी को सेट करती है, कैसे शाम आपके माइंड को रीसेट करती है, और कैसे हैबिट्स आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप सीखेंगे कैसे थिंकिंग बंद करनी है और लिविंग शुरू करनी है। क्योंकि आप जिंदगी को मिस कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सोचने में बिजी हो। और ये भाग आपको वापस आपके नाव यानी आपके अभी में, इस पल में लाने वाला है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम सिर्फ कंसेप्ट नहीं सीखेंगे, हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे। हम ओवर थिंकिंग से फ्रीडम की तरफ जाएंगे, हम एंजाइटी से क्लैरिटी की तरफ जाएंगे, और सबसे जरूरी, हम जीना शुरू करेंगे सही तरीके से, यही अभी में। क्योंकि जिंदगी कहीं और नहीं, जिंदगी बस इस मोमेंट में है। चैप्टर 25, डोंट सिंपली रन अवे। क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए कोई मौका छोड़ दिया क्योंकि आपको डर था कि आप फेल हो सकते हैं। हम सब फेल होने से डरते हैं। डर इतना गहरा होता है कि हम रिस्क लेना ही बंद कर देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, हम सेफ खेलना शुरू कर देते हैं, नए मौके छोड़ देते हैं, और फिर जीवन में ग्रोथ रुक जाती है। सोचिए, इतनी बार आपने खुद से कहा होगा यार गलत हो गया तो। और यही सवाल आपको रोकता है। जब हम फेलियर से बचने की कोशिश करते हैं तो हम 3 बड़ी गलतियां करते हैं। फर्स्ट, चैलेंज से दूर भागने की। हम नए काम से बचते हैं, उसे लेने से बचते हैं, और इसका परिणाम होता है हमारी ग्रोथ रुक जाती है। सेकेंड, गलती को छुपाना। अगर गलती हो जाए तो हम उसे छुपाने लगते हैं, लेकिन छोटी गलती बड़ी समस्या बन जाती है। थर्ड, सेल्फ इमेज से चिपकना। हम सोचते हैं अगर मैं फेल हुआ तो लोग क्या सोचेंगे। यही अटैचमेंट हमें कमजोर बनाता है। जैन बुद्धिस्ट मॉन्क एक बेहद गहरी बात सिखाते हैं, हम सब खाली हाथ पैदा हुए हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। इसका मतलब है आपके पास खोने के लिए कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर आप फेल होते हैं तो आप बस अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आते हैं, फिर से शुरू करने वाला मौका, फिर से सीखने का मौका। तो डर किस बात का, क्योंकि फेलियर अंत नहीं है, फेलियर फीडबैक है। जब आप ये समझ लेते हैं तो आपका डर खत्म होने लगता है। अब सवाल है कि प्रैक्टिकली क्या करें। उसी के लिए लेखक सुनमयो कहते हैं और कुछ प्रैक्टिकल स्टेप देते हैं। फर्स्ट, अपनी गलती को छुपाओ मत। जिसे ही आपसे गलती होती है उसे तुरंत एक्सेप्ट करो
ओपनली बोलो, हाँ ये मेरी गलती थी, इससे ट्रस्ट बनता है। सेकंड, गलती से सीखो, भागो मत। हर फेलियर में लेसन होता है, उसे पकड़ो। थर्ड, अटैचमेंट छोड़ो। जॉब, पोजीशन, रेपुटेशन ये सब टेम्पररी है, जितना छोड़ोगे उतना फेयरलेस बनोगे। फोर्थ, एक्शन लो, कोशिश करते रहो, क्योंकि असली हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हो। लेसन 26, बी मोर टॉलरेंट। क्या कभी आपको लगा है कि लोग आपको समझते ही नहीं, या शायद आप ही दूसरों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे? दुनिया में जितने भी लोग हैं उतनी ही सोचे हैं। किसी को फैमिली पहले लगती है, किसी को करियर पहले लगता है, और बहुत से लोग बेहद ही ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, तो कोई रिलैक्स प्रवृत्ति का होता है। लेकिन समस्या कहाँ शुरू होती है? जब हम ये उम्मीद करते हैं कि सब लोग मेरे जैसे ही सोचे और बिहेव करें। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। किसी ऑफिस में एक मैनेजर है, वो शाम होते ही घर चला जाता है, फैमिली के साथ अपना टाइम एक्सपेंड करता है। आप सोचते हो ये तो काम के प्रति सीरियस ही नहीं है, लेकिन क्या वो गलत है या बस आप लोगों से अलग है? जब हम दूसरों पर अपनी सोच को थोपते हैं, जब हम टॉलरेट नहीं करते, तो 3 बड़ी समस्याएं पैदा होती है। फर्स्ट, फ्रस्ट्रेशन, हर बात पर इरिटेशन शुरू हो जाती है, ये ऐसा क्यों है? सेकंड, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, कलेश बढ़ने लगते हैं, रेस्पेक्ट कम होता है, और उसका कारण है किसी को अपने ही तरह सोचने पर मजबूर करना। थर्ड, मेंटल स्ट्रेस, और इस तरह की प्रवृत्ति के कारण दिमाग हमेशा हैवी रहता है, छोटी छोटी बात भी बड़ी लगने लगती है। असली सच्चाई ये है कि असल समस्या लोग नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशंस है। जैन एक बेहद ही सीधी बात करते हैं, तुम हो और दूसरा इंसान वही है जो वो है। इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है हर व्यक्ति अपनी लाइफ एक्सपीरियंस और सोच से बना है, इसलिए उसे बदलने की कोशिश ना करो। ये वैसा ही है जैसे आप रियलिटी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जब आप अपना माइंड शिफ्ट करते हैं तो पहले आपकी सोच होती है उसे ऐसा नहीं होना चाहिए, और अब आपकी सोच होती है वो ऐसा है और ये ठीक है। ये उसका अपना चुनाव है। अगर कोई कलीग प्रेजेंटेशन में अच्छा है लेकिन प्लानिंग में कमजोर है तो क्या करें? उससे कम्पीट मत करो, बल्कि उसके रोल को अपने काम में डिवाइड करो। तुम प्लानिंग करो और वो प्रेजेंटेशन करे, और इसका परिणाम होगा आप दोनों ही जीतेंगे, आप दोनों की ही ग्रोथ होगी। लेकिन ज्यादा टॉलरेंट बनने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने की सलाह देते हैं। फर्स्ट, डिफरेंसेस एक्सेप्ट करो, हर इंसान का माइंडसेट अलग है, इसे नॉर्मल मानो। सेकंड, स्ट्रेंथ को पहचानो, कौन क्या काम अच्छा कर सकता है उस पर फोकस करो, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। थर्ड, खुद को बदलो, दूसरों को नहीं। तुम्हें खुद को बदलना चाहिए, दूसरों को कंट्रोल करना सिर्फ तुम्हें तनाव देगा, इसलिए अपने रिएक्शंस पर ध्यान दो, दूसरों को भी नहीं। फोर्थ, लेट इट बी, प्रैक्टिस करो, क्योंकि हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आप दूसरों को एक्सेप्ट करते हो आप खुद भी इंटरनली फ्री हो जाते हो। लेसन 27, गो विद द फ्लो। क्या आपने कभी जिंदगी को जबरदस्ती अपनी दिशा में मोड़ने की कोशिश की है और फिर भी सब कुछ उल्टा ही होता गया? बहुत से लोग गो विद द फ्लो को गलत समझते हैं, उन्हें लगता है इसका मतलब है बस हालात के साथ बहते रहो, कोई कंट्रोल नहीं, जो हो रहा है होने दो। लेकिन जैन कुछ और कहते हैं, फ्लो का मतलब है स्थिति को समझकर उसके साथ समझदारी के साथ चलना। एक नदी की कल्पना करो और देखो कि पानी पत्थर के साथ टकराता है तो वो उससे विरोध नहीं करता, वो उससे टकराकर अपना रास्ता बदल लेता है, और इसी तरह वो हर पत्थर के साथ टकराकर धीरे धीरे अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। और यही फ्लो का असली सार है, यही है रियल फ्लो। जब हम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं, जब हम हर चीज अपने हिसाब से करना चाहते हैं, तब प्रॉब्लम शुरू होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं। आप सोचते हैं सब मेरे तरीके से होना चाहिए, और इसी वजह से लोग आपसे दूर होने लगते हैं और आपका आइसोलेशन शुरू हो जाता है। आप लीडर बनते बनते अकेले रह जाते हैं, टीम आपको सपोर्ट करना बंद कर देती है, और इसी वजह से आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और कई चीजें आपके कंट्रोल में नहीं आती और आपका गुस्सा और इरिटेशन बढ़ता चला जाता है। लेकिन असली सच्चाई ये है, दुनिया आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलती। हर सिचुएशन में अनसीन फोर्सेज होते हैं। जैन सिखाते हैं बी लाइक वाटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पानी रिजिड नहीं होता, वो एडेप्ट करता है, लेकिन अपना गोल नहीं भूलता। आखिर में वो समुद्र तक पहुंच ही जाता है। जब आप अपने को भी पानी की प्रवृत्ति के हिसाब से ढाल लेते हैं तो पहले आपकी सोच होती है मुझे सब कंट्रोल करना है, और अब आपकी सोच होती है मुझे सही दिशा समझकर फॉलो करना है। तो सवाल है फ्लो में रहना कैसे सीखें? उसी के लिए लेखक कहते हैं कि सिचुएशन को ऑब्जर्व करो, पहले समझो फिर रिएक्ट करो, अपने ईगो को छोड़ दो, मैं ही सही हूँ ये माइंडसेट छोड़ना ही आपको फ्लो की ओर बढ़ाएगा। एडेप्ट करना सीखो,
हर सिचुएशन अलग है, एक ही तरीका हर जगह काम नहीं करता। और अपना डायरेक्शन क्लियर रखो। फ्लो का मतलब एमलेस नहीं है, इसका मतलब है अपने जीवन में गोल क्लियर रखो, लेकिन रास्ता फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जब आप फ्लो में होते हो तो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, लाइफ स्मूथर लगने लगती है। लेकिन अगर फॉलो करना इतना पावरफुल है तो क्या हर समय बोलना जरूरी है, या कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ी ताकत होती है। लेसन 28, डोंट टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज्यादा बोलने से आपकी वैल्यू कम हो जाती है, और कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी की चुप्पी ने शब्दों से ज्यादा असर डाला हो। हमारी दुनिया में एक बिलीफ है, जो ज्यादा बोलता है वही स्मार्ट है। लोग मानते हैं कि प्रेजेंटेशन अच्छा देना है तो ज्यादा बोलना पड़ेगा, कम्युनिकेशन अच्छा करना है तो ज्यादा फ्लुएंट बोलना पड़ेगा। लेकिन जैन इस सोच को उल्टा कर देते हैं। वो कहते हैं सबसे गहरी बातें अक्सर शब्दों से नहीं बल्कि साइलेंस से समझ आती है। जब हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट, ओवर टॉकिंग ट्रस्ट कम करता है। जरूरत से ज्यादा बोलने पर लोग महसूस करते हैं कि आप सुन नहीं रहे, सिर्फ खुद को साबित कर रहे हो। सेकंड, हार्ड सेल का इफेक्ट। जरूरत से ज्यादा बोलने पर, खासकर सेल्स के फील्ड में, क्लाइंट सोचता है ये मेरी नहीं सुन रहा, बस अपनी बात कर रहा है। थर्ड, सरफेस कनेक्शंस। ज्यादा बोलना स्लो कनेक्शन को बिल्ड करता है, और कम बोलना और शांति से सुनना डीप कनेक्शन बिल्ड करता है। लेकिन असली समस्या यह है कि हम बोलते इसलिए नहीं कि जरूरी है, बल्कि इसलिए बोलते हैं कि हम अनकंफर्टेबल साइलेंस से डरते हैं। और यहीं जैन एक नया कंसेप्ट देते हैं, कॉर्डियल साइलेंस, यानी ऐसी चुप्पी जो कॉल्ड नहीं बल्कि वार्म हो। इसका मतलब क्या है? आप सामने वाले को पूरा स्पेस देते हो, बिना इंटरप्ट किए उसे सुनते हो, बिना जल्दी जवाब दिए उसे समझते हो। और जब आप सामने वाले को सुनते हो और आपका माइंड शिफ्ट होता है तो पहले आपकी सोच होती है मुझे बोलकर इम्प्रेस करना है, और अब आपकी सोच होती है मुझे सुनकर कनेक्ट करना है। ये वैसा ही है जैसे एक सेल्स पर्सन जब बहुत ही ज्यादा बोलता है, अपने ही प्रोडक्ट की खूबियों के बारे में लगातार बताता रहता है, तो उसी का परिणाम होता है कि क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है और आपकी बॉन्डिंग उसके साथ बन ही नहीं पाती और वो आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदता। और दूसरी ओर एक सेल्स पर्सन जो पहले शांति से अपने क्लाइंट को सुनता है, अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझता है, फिर कम शब्दों में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, तो उसका परिणाम होता है एक क्लाइंट और सेल्स पर्सन के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होता है, और जिसी की वजह से सेल्स पर्सन अपना प्रोडक्ट बेच पाता है। क्योंकि साइलेंस भी एक लैंग्वेज है और कभी कभी ये सबसे पावरफुल होती है। और इसी पावरफुल साइलेंस को डेवलप करने के लिए लेखक कुछ स्टेप फॉलो करने की सलाह देते हैं। फर्स्ट, बोलने से पहले ठहरो, खुद से पूछो क्या मेरा यहाँ बोलना जरूरी है। सेकेंड, एक्टिव लिसनिंग, सामने वाले की बात बीच में मत काटो, उसे पूरी बात करने दो और उसे शांति से सुनो। थर्ड, कम बोलो, सही बोलो। आपका कम बोलना और सही समय पे बोलना और सही शब्दों का चुनाव करना ही असली बातचीत है। फोर्थ, साइलेंस से अनकंफर्टेबल मत बनो। याद रहे, कोई भी चुप्पी ऑकवर्ड नहीं है, यानी वो सिर्फ आपको असहज करने के लिए नहीं आई है, वो एक पावरफुल हथियार है जिससे आप किसी भी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। जब आप कम बोलते हो तो आपकी हर बात की वैल्यू बढ़ जाती है। लेसन 29, एडजस्ट योर ब्रीदिंग। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप गुस्से में होते हो तो आपकी सांसें तेज हो जाती है? हम अक्सर सोचते हैं कि इमोशंस अपने आप आते हैं, गुस्सा आया तो बस आया, स्ट्रेस हुआ तो हो गया। लेकिन जैन एक सिंपल सी सच्चाई को उजागर करते हैं, माइंड और ब्रीदिंग डीप कनेक्टेड है। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती है, जब आप डरे हुए होते हैं तो आपकी सांसें स्लो हो जाती है, और जब आप शांत होते हैं तो आपकी सांसें गहरी और धीमी होती है। यानी आप अपनी सांसों का रिदम बदलो तो स्टेट अपने आप बदलती है। जब आप अनकंफर्टेबल और अनकंट्रोल्ड इमोशंस का सामना करते हैं तो आपके साथ तीन चीजें घटती है। फर्स्ट, ओवर रिएक्शंस। आप छोटी सी बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जिससे आपको बाद में रिग्रेट होता है। सेकेंड, मूड स्विंग्स। कभी आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं तो कभी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। थर्ड, पीपल परसेप्शन। लोग सोचते हैं कि ये इंसान स्टेबल नहीं है, और असली छुपी हुई सच्चाई ये है कि हम इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपनी सांसों को इग्नोर करते हैं। जैन सिखाते हैं कि पहले बॉडी को कंट्रोल करो, फिर ब्रीदिंग को, फिर माइंड अपने आप शांत हो जाएगा। और इसके लिए वो कुछ स्टेप देते हैं। स्टेप 1, अपने पोस्चर्स को सीधा करो। आपकी रीढ़ की हड्डी किसी से बात करते समय सीधी होनी चाहिए, आपका शरीर स्टेबल होना चाहिए। स्टेप 2, डीप एक्सहेल। पहले पूरी सांस बाहर निकालो,
आपका पेट इसमें चिपक जाएगा। स्टेप 3, इनहेल। अब सांस अपने आप अंदर जाएगी, कोई फोर्स नहीं। आपका ये छोटा सा माइंड शिफ्ट कि मुझे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं करना, मुझे अपनी सांसों को कंट्रोल करना है और उसे कंट्रोल करना सीखना है। इसे ऐसे समझिए, आपका बॉस आपको कुछ कठोर शब्द बोल देता है जो आपको बुरे लगते हैं। आपका मन करता है तुरंत रिएक्ट करने का, तुरंत उसे भला बुरा कहने का। लेकिन अगर आप एक लंबी सी सांस लेते हो, 5 सेकंड रुकते हो, तो उसका परिणाम होता है आप शांति के साथ रेस्पॉन्स करते हो और इससे सिचुएशन बिगड़ने से बच जाती है। जिसे कहते हैं मन पानी की तरह है और इमोशंस लहरों की तरह। अगर आप लहरों को रोकने की कोशिश करोगे वो और बढ़ेगी, लेकिन अगर आप उन्हें फॉलो करने दोगे तो वो खुद शांत हो जाएगी। जैन कुछ प्रैक्टिकल ब्रीदिंग हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहते हैं। फर्स्ट, पॉज एंड ब्रीथ रूल। रिएक्ट करने से पहले एक गहरी सांस लें। सेकंड, डेली प्रैक्टिस। दिन में 2 से 3 बार इसका अभ्यास करें। थर्ड, एंगर मंत्र। कोई भी ऐसा शब्द चुने जो आपको शांत कर सके। आप कह सकते हैं थैंक यू। फोर्थ, बेली ब्रीदिंग। चेस्ट से नहीं, पेट से सांस लो। याद रहे, आप अपने विचारों को नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी सांसों को कंट्रोल कर सकते हैं और वही आपके माइंड को कंट्रोल करती है और कंट्रोल देती है। लेसन 30, चेंज द एयर इन योर होम। हम अक्सर सोचते हैं कि घर का मतलब सिर्फ एक फिजिकल स्पेस है जहाँ सिर्फ 4 दीवारें, एक बिस्तर और एक टीवी होती है, लेकिन जैन कहते हैं असली घर वो है जहाँ आपका मन शांत हो जाए। आज के समय में ऑफिस स्ट्रेस से भरा है, घर में भी टेंशन या साइलेंस है। लोग साथ रहते हैं लेकिन कनेक्शन उनके बीच होता ही नहीं, वो एक जगह बैठकर बात करते ही नहीं। और आज के टाइम तो मोबाइल ने उस अपनेपन को पूरी तरह खत्म कर दिया है। तो सवाल ये है, क्या आपका घर सच में होम है या सिर्फ स्टे करने की जगह? जब घर भी स्ट्रेस जोन बन जाता है तो 3 चीजें होती है। इमोशनल डिस्कनेक्ट, इसका मतलब परिवार साथ है लेकिन बातचीत नहीं, हर कोई अपने फोन में बिजी है। सेकंड, नेगेटिव एनवायरनमेंट। सुबह बिना किसी बात से शुरू होती है और रात बिना कनेक्ट के खत्म हो जाती है। थर्ड, नो सेफ स्पेस। बाहर की दुनिया ऑलरेडी स्ट्रेसफुल है, अगर घर भी वैसा ही हो जाए तो मन को आराम कहाँ मिलेगा? याद रहे, घर अपने आप पीसफुल नहीं बनता, उसे कॉन्शियसली बनाना पड़ता है, जैन कहते हैं। और यही वो एयर चेंज कंसेप्ट के बारे में बताते हैं कि अपने घर की हवा बदलो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने घर की एनर्जी को बदलो, अपने घर की वाइब को बदलो, अपने घर के पर्सन्स के बिहेवियर को बदलो और आप खुद भी अपने घर में अपने खुद के बिहेवियर को बदलो। सुबह उठते ही अपनी बालकनी की खिड़की को खोलो और फ्रेश एयर अंदर आने दो। ये सिर्फ हवा नहीं बदलती, आपका मूड भी बदलती है। घर को पीसफुल बनाने के लिए जैन कुछ स्टेप को फॉलो करने का सलाह देते हैं। फर्स्ट, मॉर्निंग ग्रीटिंग। सुबह उठते ही फैमिली को स्माइल के साथ उनका स्वागत करो। आपकी स्माइल के साथ आपकी गुड मॉर्निंग होनी चाहिए और जब आप डेली ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी बदलने लगेगी। सेकंड, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। छोटी छोटी चीजों के लिए अपने परिवार के सदस्यों को थैंक यू बोलना शुरू करो। थर्ड, अपने सुबह के छोटे छोटे रूटीन्स बनाओ, जैसे सुबह फ्रेश एयर लेना, शाम को सोते समय कुछ मिनट के लिए मेडिटेशन करके अपने आप को शांत करना। फोर्थ, सेफ स्पेस क्रिएट करो। घर ऐसी जगह हो जहां आप बिल्कुल रियल हो, कोई बनावटी बिहेवियर ना हो, आपका वास्तविक वर्जन आपके साथ हो। घर सिर्फ जगह नहीं है, यह आपकी एनर्जी का रिफ्लेक्शन है और जब आप बदलोगे तो घर बदलेगा। लेसन 31, चेरिश योर कनेक्शंस। हम अक्सर सोचते हैं बस ऐसे ही मिल गए, किस्मत थी, लेकिन जैन एक अलग ही नजरिया देते हैं। हर मुलाकात रैंडम नहीं होती, उसके पीछे एक इनविजिबल कनेक्शन होता है। जैन दर्शन में कहा जाता है कर्मिक कनेक्शन। सोचिए, एक पेड़ पर लगे फूलों की कली, हर कली पर एक ही हवा चलती है, लेकिन सिर्फ वही कली खिलती है जो तैयार होती है, बाकी कलियां वो बस इंतजार करती। यही एक कनेक्शन। सही समय और सही स्थिति के मिलन से ही सही मुलाकात होती है। जब हम रिश्तों को हल्के में लेते हैं तो हमें 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट, कैजुअल एटीट्यूड। हम सोचते हैं कोई बात नहीं यार, नया दोस्त मिल जाएगा, ये कोई खास नहीं था, और इसका परिणाम होता है रिश्तों की वैल्यू खत्म होती चली जाती है। सेकंड, डिस्कनेक्शन। हमें जीवन में बहुत से लोग मिलते हैं लेकिन हर किसी के साथ हमारा डीप कनेक्शन नहीं बनता। थर्ड, मिक्स अपॉर्चुनिटीज। हम समझ ही नहीं पाते कौन सा इंसान हमारी लाइफ बदल सकता है या बदल सकता था। असली सच्चाई ये है कि हम लोगों को कॉमन समझ लेते हैं जबकि हर कनेक्शन रेयर होता है। और यही जैन एक पावरफुल कंसेप्ट देते हैं, इची गो इची ए, मतलब ये पल, ये मुलाकात शायद सिर्फ एक बार होगी। इसका असली मतलब है हर मुलाकात यूनिक है, हर मोमेंट दोबारा नहीं आएगा। मान लीजिए आप किसी से कैजुअली मिलते हो, आपकी छोटी सी कन्वर्सेशन होती है,
लेकिन वही इंसान फ्यूचर में आपका मेंटोर बन सकता है या आपकी लाइफ बदल सकता है। तो सवाल है कि रिश्तों को कैसे चेरिश करें। इसी के लिए लेखक कुछ स्टेप देते हैं। फर्स्ट, हर मुलाकात को रेस्पेक्ट दो, छोटी हो या बड़ी। हर इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी से मिले उसे महत्व दो। सेकंड, प्रेजेंट रहो, जब किसी से मिलो उससे बात करो तो पूरी अटेंशन के साथ उससे जुड़ने का प्रयास करो। थर्ड, ग्रेटिट्यूड फील करो, आप उससे कह सकते हैं आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, ये बात दिल से बोलो। फोर्थ, डेप्थ बनाओ, सिर्फ जान पहचान नहीं, जिससे भी आप मिल रहे हैं उससे कनेक्शन बनाओ, क्योंकि आपकी लाइफ में आने वाला हर इंसान आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। वो आपको कुछ सिखाने आता है, आपके अंदर कुछ बदलने आता है। इसीलिए आज जिस भी व्यक्ति से मिलो उसे ऐसे ट्रीट करो जैसे यह आपकी आखिरी मुलाकात हो। लेसन 32, मेक गुड कनेक्शंस। हर इंसान के जीवन में दो तरह के कनेक्शंस होते हैं, गुड कनेक्शंस, बैड कनेक्शन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये रैंडमली नहीं आते। आप जैसा सोचते हैं और बिलीव करते हो वैसे लोग आपकी लाइफ में आते हैं। जैन कहते हैं हर इंसान के अंदर से प्योर पैदा होता है, लेकिन समय के साथ एक्सपीरियंस उसे बदल देते हैं और वही एक्सपीरियंस तय करते हैं आप किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तो सवाल है कि क्यों बनते हैं गलत कनेक्शंस। उसके कुछ रीजन है जो जैन हमें बताते हैं। फर्स्ट, हाफ हार्टेड एफर्ट, आप काम में पूरा दिल नहीं लगाते, छोटी चीजों को लाइटली लेते हैं और उसी का परिणाम होता है कि लोग आपको सीरियस नहीं लेते। सेकंड, शॉर्टकट्स लेने की आदत, चलो जल्दी खत्म करते हैं, इतना ही काफी है। जब आप शॉर्टकट्स लेते हैं तो धीरे धीरे रेपुटेशन गिरने लगती है। थर्ड, नेगेटिव साइकिल, गलत लोग गलत डिसीजन लेते हैं और फिर और ही ज्यादा गलत लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। आप जिन लोगों से घिरे हो वो आपकी आइडेंटिटी को शेप करते हैं, इसलिए हर कदम को साधना है। जैन एक पावरफुल कंसेप्ट देते हैं कि हर कदम सीखने की जगह है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर काम चाहे छोटा हो या बड़ा एक प्रैक्टिस है। मान लो आपको एक छोटा टास्क मिलता है, आप सोचते हो ये तो छोटा काम है, बाद में कर लेंगे। लेकिन अगर आप उसी काम को फुल अटेंशन से करते हो तो उसका परिणाम होता है कि लोग आपको नोटिस करते हैं, आप पर ट्रस्ट बनता है और बड़े अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। तो सवाल है कि अच्छे कनेक्शंस कैसे बनाएं? उसी के लिए लेखक कुछ सुझाव देते हैं। फर्स्ट, हर काम में फुल प्रेजेंस को तय करो, चाहे काम छोटा हो या बड़ा, उसे पूरा ध्यान लगा कर करो। सेकंड, कंसिस्टेंसी बनाओ, एक बार नहीं हर बार अच्छा काम करो, अपने काम के साथ कोई बेईमानी मत करो। थर्ड, स्लोपीनेस से बचो, आधा अधूरा काम एक खराब इंप्रेशन को जन्म देता है। फोर्थ, वैल्यू क्रिएट करो, सिर्फ काम मत करो, ऐसा काम करो जो दूसरों के लिए वैल्यू हो प्रोवाइड करे। जब आप फुल अटेंशन के साथ किसी काम को करते हो, आपका किया हुआ अच्छा काम हमेशा अच्छे लोग नोटिस करेंगे और वही अच्छे लोग आपको नई अपॉर्चुनिटीज देंगे और अपॉर्चुनिटीज आपका ग्रोथ का कारण बनती है और यही बनता है एक पॉजिटिव लूप। याद है, अच्छे कनेक्शंस ढूंढने से नहीं मिलते, जब आप खुद ऐसे बनते हो कि अच्छे लोग आपकी ओर चले आते हैं। आज एक छोटा काम चुनो और उसे पूरी 100% फोकस के साथ करो और फिर ऑब्जर्व करो कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। लेसन 33, इल टू अदर्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हर जगह आगे निकलने की कोशिश करते करते आप अंदर से थक जाते हैं? हमारी दुनिया हमें क्या सिखाती है? हमेशा पहला बनो, आगे बढ़ो, हर जगह तुम्हें जीतना है। लेकिन जैन एक सरप्राइजिंग सच्चाई को उजागर करते हैं और कहते हैं हर बार आगे रहना जरूरी नहीं है, कभी कभी रास्ता देना ही सबसे स्मार्ट मूव होता है। सोचिए, सड़क पर ट्रैफिक है, दो गाड़ियां एक साथ आगे निकलने की कोशिश करती है, दोनों अटक जाती है। लेकिन अगर एक गाड़ी थोड़ा रुक जाए तो फ्लो थोड़ा स्मूथ हो जाता है। यही है इल की पावर। जब हम हर समय आगे रहना चाहते हैं तो कांस्टेंट कंपटीशन पैदा होता है कि मुझे ही जीतना है, मुझे ही आगे रहना है, और उसका परिणाम होता है कि आप हमेशा स्ट्रेस और प्रेशर में रहते हैं। आपके रिलेशनशिप डैमेज होते हैं, लोग सोचते हैं ये इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, और आप तेज रफ्तार के कारण और जीत की भूख के कारण आगे बढ़ जाते हैं और इसीलिए आप अकेले रह जाते हैं। हर बार आगे रहने की कोशिश आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि कठोर बना देती है। जैन हमें सिखाते हैं आफ्टर यू, यानी पहले आप। इसका क्या मतलब है? दूसरों को मौका देना, खुद को पीछे रखना, ईगो को कंट्रोल करना। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में हो, एक प्रोजेक्ट है, आप सोचते हो मैं ही लीड करूंगा। लेकिन अगर आप कहते हो तुम इस प्रोजेक्ट के लिए ट्राई कर सकते हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, और ये आपने अपने कलीग को कहा, तो उसका परिणाम होता है कि आपके और आपके कलीग के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपकी टीम स्ट्रॉन्ग बनती है। तो कैसे अपनाएं एल्डिंग? इसके लिए जैन कुछ स्टेप फॉलो करने की सलाह देते हैं। फर्स्ट, छोटी सिचुएशन से शुरू करो। जब आप किसी लाइन में लगे हो तो पहले किसी बुजुर्ग को या किसी जरूरतमंद को या किसी शारीरिक रूप से कमतर व्यक्ति को प्राथमिकता दें। जब आप
किसी से बातचीत कर रहे हो या ग्रुप में कोई बात चल रही हो तो पहले किसी दूसरे को बोलने का मौका दें। सेकंड, अपने ईगो को ऑब्जर्व करो। जब मन करे मैं पहले तो वहाँ ठहर जाओ, अपने ईगो को पीछे तक करो। थर्ड, लर्न व्हिल स्टेइंग सेकंड। जब आप सेकंड में होते हो आप सीखते हो, ग्रो करते हो। फोर्थ, राइट टाइमिंग को समझो। हमेशा पीछे नहीं रहना, सही समय पर आगे भी आना है। सेकंड प्लेस आपको ऑब्जर्व करने देता है, आपको सीखने देता है, आपको प्रिपेयर करने देता है। और जब आप आगे आते हो तो आप पहले से रेडी होते हो। जो इंसान हमेशा आगे भागता है वो सपोर्ट तो खो देता है, जो इंसान आफ्टर यू कहता है वो लोगों का दिल जीत लेता है। लेसन 34, डोंट बिल्ड लॉजिक। क्या आपने कभी किसी बहस में जीत तो ली है लेकिन सामने वाले को खो दिया? हमारी दुनिया में हमें सिखाया जाता है कि लॉजिक से बात करो, अपने आप को सही साबित करो। कोई भी डिबेट जीतना जरूरी है, लेकिन जैन एक अलग ही सवाल पूछते हैं, क्या जीतना जरा जरूरी है या रिश्ता बचाना? एक सामान्य सी परिस्थिति को इमेजिन करो, आप और आपका दोस्त किसी बात पर आर्ग्यू कर रहे हो। आप फैक्ट्स और लॉजिक से उसे हरा देते हो। उसका परिणाम क्या होता है? आप जीत तो जाते हैं लेकिन आप दोनों के बीच के कनेक्शंस हार गए। याद रहे, आपका लॉजिक सही तो हो सकता है लेकिन दिल को चोट लगने से नहीं रोक सकता। जब आपके ऊपर मैं सही हूँ वाला माइंडसेट हावी हो जाता है तो आपके रिलेशनशिप टूटने लगते हैं। सामने वाला सोचता है ये मुझे समझना ही नहीं चाहता, बस जीतना चाहता है। आपका ईगो बढ़ता चला जाता है। आप कहते हैं मैं सही हूँ, मुझे सब पता है। धीरे धीरे आपकी विनम्रता खत्म होती चली जाती है। आपके और आपके दोस्तों और रिलेशन वालों के बीच में कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। लोग आपसे खुलकर बात करना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है आप उन्हें गलत साबित कर दोगे। जब आप लॉजिक को हथियार बनाते हो तो आप अनजाने में लोगों को छोटा महसूस कराते हो। और यही जैन एक सिंपल और पावरफुल प्रिंसिपल को हमारे सामने उजागर करते हैं। हर इंसान अपनी इज्जत बचाना चाहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब आप अपनी बात रखें तो सामने वाले को इंसल्ट महसूस ना हो, उसे लगे कि उसकी बात भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपका कोई कलीग, आपका कोई छोटा भाई या बहन आपको कोई आइडिया देते हैं जो आपको गलत लगता है तो आप कहते हो तुम गलत हो, ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उनसे कहते हो ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया है लेकिन अगर हम इसे थोड़ा मॉडिफाई करें तो और बेहतर हो सकता है, और इसका परिणाम होता है सामने वाला आपके साथ खुलकर अपने आप को प्रदर्शित करता है। आपकी डिस्कशंस हेल्दी बनती है और जब आप सामने वाले को समझते हो तो आपके अंदर की वो सोच खत्म हो जाती है कि मुझे अपने आप को सही साबित करना है। आप कहते हैं मुझे सामने वाले को समझना है और उसके साथ अपने आप को जोड़ना है, और इसे अपने जीवन में लागू करने का एक सिंपल सा प्रैक्टिकल तरीका है। फर्स्ट, पहले सुनो फिर बोलो। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाले की पूरी बात को शांति से समझो और उसे सुनो। सेकंड, रोज जब आप किसी से बात करें तो उनके साथ उनके वर्ड्स को सबटेन करो। तुम उनसे ये कहने की जगह कि तुम गलत हो, आप उनसे कहें मुझे लगता है कि मेरा इस बारे में थोड़ा अलग विचार है, क्या तुम यहाँ कुछ बदलाव कर सकते हो। थर्ड, विन विन सोच अपनाओ जिसमें आप दोनों की इज्जत का सम्मान कर सकें और दोनों ही आप अपनी बात से सेटिस्फाइड करें। फोर्थ, खुद को नीचे मत रखो, सामने वालों को भी गिराओ मत, क्योंकि बैलेंस ही मैच्योरिटी है। जब आप सामने वाले को उसकी इज्जत बचाने देते हो तो नेचुरली आपकी बात सुनने लगता है, और यही असली इन्फ्लुएंस है। जैन कहते हैं बहस जीतना आसान है लेकिन दिल जीतना एक स्किल है। लेसन 35, स्पेंड 10 मिनट्स अ डे इन नेचर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी अंदर से खाली खाली सब महसूस करते हैं? आज की हमारी लाइफ कैसी हो गई है? हर समय हम फोन में लगे रहते हैं, हर समय इंफॉर्मेशन के बीच में रहते हैं, हर समय कुछ न कुछ विचार करते रहते हैं। हमारा ब्रेन कभी रुकता ही नहीं। हम बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं लेकिन हम महसूस कर रहे हैं बहुत ही कम। यानी हमारी नॉलेज तो बढ़ रही है लेकिन हमारी आंतरिक समझ कम होती जा रही है। जैन कहते हैं माइंड को सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, उसे साइलेंस और नेचर भी चाहिए। जब आप हद से ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप हर छोटी चीज को एनालाइज करते हैं, जिससे आपका दिमाग हमेशा एक्टिव मोड में बना रहता है। आपके लॉजिक माइंडसेट की वजह से आपकी फीलिंग्स डल हो जाती है। आप चीजों को भावनात्मक नजरिए से देखना और समझना और महसूस करना बंद कर देते हैं, और आपका एक्साइटमेंट किसी भी चीज के लिए कम हो जाता है। और इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप वीक होने लगते हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन कम है तो आपकी समझ भी कम होती है और आपके रिश्तों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होने लगती है। असली सच्चाई ये है, जब आप लगातार सोचते रहते हो तब आप जीना भूल जाते हो। जैन कहते हैं रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट नेचर के साथ बिताओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दिमाग को टहलने का अवसर दो, अपने अंदर की आवाज को एक्टिवेट करो, अपने अंदर की साइलेंस को जगाओ, अपने अंदर की खिड़की को खोलो और एक फ्रेश एयर अंदर आने दो, और फिर ऑब्जर्व करो। उसके लिए आप अपने ही आसपास के किसी
पार्क में जाओ, पेड़ों को देखो, पत्तों की हरकतों को महसूस करो, हवा को महसूस करो। रात को सोने से पहले खुले आसमान को देखो, चांद तारों को देखो और उनको ऑब्जर्व करो। ये ना कहो कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि माइंड को रिसेट करने के लिए और प्रकृति से जुड़ने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। और इसका एक सिंपल सा प्रैक्टिकल तरीका है जिसे लेकर कुछ स्टेप में परिभाषित करते हैं। फर्स्ट, नो थिंकिंग रूल। जब आप नेचर में रहो और नेचर के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हो, उस समय रूल बनाओ कि मैं थिंकिंग नहीं करूंगा, मैं कुछ भी एनालाइज नहीं करूंगा, मैं कुछ भी लॉजिकल माइंड से नहीं सोचूंगा, बस महसूस करूंगा। सेकंड, अपनी बालकनी, पार्क या खुली जगह में जाकर हरी पत्तियों को देखो, पेड़ पौधों को देखो, उन्हें महसूस करो। यही नेचर के साथ समय बिताने का सबसे बेहतरीन मोमेंट होता है। थर्ड, कंसिस्टेंसी। नेचर के साथ समय बिताने के लिए अपना टाइम फिक्स रखें, चाहे वो 10 मिनट ही हो, लेकिन वो डेली का टाइम फिक्स होना चाहिए, एक ही समय पर। फोर्थ, डिजिटल डिटॉक्स। जब आप नेचर के साथ टाइम बिता रहे हो तो किसी भी प्रकार से अपने फोन का प्रयोग मत करो, क्योंकि जब आप नेचर में होते हो आपका ब्रेन स्लो हो जाता है और उसी मोमेंट में आपकी आंतरिक आवाज, आंतरिक शक्ति का जागरण होता है, आपके अंदर से क्लैरिटी आती है। जब आप किसी फूल को देखो तो सिर्फ उसे देखो, यानी प्रेजेंट में पूरी तरह से जीना सीखो। आज ही 10 मिनट निकालो बिना फोन के, बस नेचर को ऑब्जर्व करने के लिए। लेसन 36, मेक पीपल वांट टू सी यू अगेन। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे एक बार मिलो और दिल करता है फिर से उनसे मिलने का, और कुछ लोग जिनसे मिलकर लगता है बस एक बार ही काफी है। हर इंसान चाहता है लोग उसे पसंद करें, लोग उससे जुड़ना चाहे, लोग उसे याद रखें। लेकिन सवाल है, क्या ये सिर्फ पर्सनैलिटी की बात है या कोई सिंपल प्रिंसिपल है जो कोई भी सीख सकता है? और इसी पर जेन का जवाब है और एक पावरफुल कंसेप्ट देते हैं जो एम्पैथी का सिद्धांत है। इसका मतलब क्या है? दूसरों के साथ वैसा ही बिहेव करो जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। इसका एक सिंपल सा रिफ्लेक्शन है कि आप खुद के लिए क्या चाहते हो, कैसा व्यवहार चाहते हो, आपको क्या अच्छा लगता है कि लोग आपकी रेस्पेक्ट करें, आपके लिए सही समय पर उपस्थित हो, आपको ध्यान से सुने, और वही चीजें आप दूसरों को दो। लेकिन सवाल है कि लोग कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते? उसके 3 रीजन है। फर्स्ट, सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर। मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ, आपका पूरा ध्यान खुद पर ही रहता है, सामने वाले पर नहीं। सेकंड, अनकॉन्शियस हैबिट्स। किसी भी काम या फंक्शन में देर से पहुंचना, बीच में इंटरप्ट करना, गलत टोन में किसी से बात करना और हमें पता भी नहीं चलता कि हम दूसरों को हर्ट कर रहे हैं। थर्ड, सोशल एंजाइटी। मुझे लोगों से बात करना नहीं आता, मैं ऑकवर्ड हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, और धीरे धीरे हम लोगों से दूर होने लगते हैं। एक असली सच्चाई ये है कि लोग आपको आपके शब्दों से ज्यादा आपके बिहेवियर से जज करते हैं। इसीलिए जेन कनेक्शन बनाने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स फॉलो करने के लिए कहते हैं कि जो आपको पसंद नहीं वो दूसरों के साथ मत करो। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। स्टेप 1, अवेयरनेस। पहले ऑब्जर्व करो आपको क्या इरिटेट करता है। क्या आपको वो इरिटेट करता है जब कोई लेट आता है या कोई बहुत ही बेकार टोन में आपसे बात करता है, वो आपको बुरा लगता है? इन चीजों को ऑब्जर्व करो। स्टेप 2, रिवर्स बिहेवियर। वही चीज खुद अवॉइड करो जिस तरह का बिहेवियर आपको पसंद नहीं है। मान लीजिए आपको अच्छा लगता है जब कोई जेन्युइनली थैंक यू बोलता है, तो आप भी जब आपकी कोई मदद करे तो थैंक यू बोलने की आदत डालें। या आपको किसी का काम या उसका व्यवहार अच्छा लगे तो थैंक यू बोले, क्योंकि जब आप वही व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं तो उन्हें भी आपके साथ रहना अच्छा लगता है, और फिर लोग धीरे धीरे आपको नोटिस करेंगे और नेचुरली आपसे कनेक्ट करने लगेंगे। तो सवाल है कि कैसे मेमोरेबल पर्सन बने। उसके 4 तरीके हैं। फर्स्ट, रिलायबिलिटी। किसी भी फंक्शंस या काम के समय पर पहुंचिए। जब भी किसी से वादा करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे निभाइए। सेकंड, रेस्पेक्ट। जब भी आप किसी से बात करें तो आपका टोन सॉफ्ट होना चाहिए, और जब बात करें तो सामने वाले की बात को पूरी विनम्रता के साथ सुनना चाहिए। थर्ड, स्मॉल काइंडनेस। जब कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, आपका कोई काम करे, तो बेहद ही विनम्रता के साथ उसे थैंक यू बोले, उसे अप्रिशिएशन दे। फोर्थ, रेस्पेक्टिविटी। जो आपको अच्छा लगता है वही दूसरों को दो, चाहे अच्छा व्यवहार हो, कोई गिफ्ट हो या एक छोटी सी स्माइल हो। जब आप किसी के साथ अच्छा फील करते हो तो लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, और जब आप और लोग आपके साथ कंफर्टेबल होते हैं तो आपका लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है, और जब ट्रस्ट बनता है तो लोग आपसे फिर मिलना चाहते हैं, और यहीं से बनता है कनेक्शन लूप। जैन कहते हैं कोई भी करिश्मा जन्म से नहीं आता, ये बिहेवियर से बनता है, और ये हर कोई सीख सकता है। लेसन 37, एडमिट एरर्स राइट अवे। क्या आपने कभी एक छोटी सी गलती को टालते टालते एक बड़े रिश्ते को टूटते हुए देखा है? हम सब इंसान हैं, गलतियां होना नॉर्मल है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि गलती हुई या नहीं, बल्कि ये है आपने उस गलती के बाद क्या किया। जैन कहते हैं गलती जितना भयावह ये है गलती को
एक्सेप्ट न करना। आपने अपने दोस्त को हर्ट कर दिया, आपको पता है कि गलती आपकी थी, लेकिन आप सोचते हो थोड़ा टाइम दे देते हैं, बाद में बात करेंगे, और धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है, दूरी बढ़ती है और एक दिन रिश्ता खत्म हो जाता है। तो सवाल है कि हम तुरंत माफी क्यों नहीं मांगते? उसका कारण है हमारा ईगो। हम कहते हैं मैं क्यों माफी मांगू, गलती इतनी बड़ी भी नहीं थी। हम हमारे डर की वजह से भी माफी नहीं मांगते। अगर मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया तो लोग क्या सोचेंगे, यही डर हमें माफी मांगने से रोकता है। और डिले की आदत कि कल माफी मांग लूंगा, कल बोल देंगे, अभी मूड ठीक नहीं है, हर डिले रिलेशनशिप को थोड़ा और कमजोर करता है। जेन हमें इमीडिएट ऑनेस्टी की ताकत के बारे में समझाते हैं कि गलती होते ही उसे स्वीकार करो, बिना डिले के, बिना बहाने के। इसका मतलब क्या है? तुरंत एक्नॉलेज करना, सिंसियरली अपनी गलती को स्वीकार करना। मान लीजिए आप जिस ऑफिस में काम करते हैं उसमें आपने कोई मिस्टेक कर दी, तो एक गलत अप्रोच है उसका गलती को छुपाना, किसी और पर ब्लेम करना और उस गलती की स्वीकारता के लिए उसे डिले करना। और एक सही अप्रोच है कि ये मानना कि ये मेरी गलती थी, मैं इसे ठीक कर दूंगा। और इसी का परिणाम होता है कि आपका अपने सहयोगियों और अपने सीनियर के बीच में विश्वास बढ़ता है, आपकी रेस्पेक्ट बढ़ती है। तो सवाल है कि सही तरीके से अपनी गलती को स्वीकार कैसे करें। उसके लेखक 4 सिंपल स्टेप बताते हैं। फर्स्ट, तुरंत माफी मांगो। जब भी गलती हो तो बिना किसी देरी से माफी मांगो, जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर। सेकंड, फेस टू फेस बोलो। गलती होने पर किसी मैसेज या ईमेल से नहीं, बल्कि जिस व्यक्ति के प्रति आपकी गलती हुई है उससे मिलकर उससे माफी मांगो। थर्ड, इमोशन देखो, सिर्फ सॉरी नहीं, माफी मांगते समय आपकी गंभीरता भी महसूस होनी चाहिए कि आप उस गलती के लिए दिल से दुखी है। फोर्थ, एक्शन लो। गलती होने के बाद स्वीकार करें और कहें मैं इसे ठीक करूंगा और उसका सुधार करके दिखाओ। गलती को स्वीकार करना सिर्फ शब्द नहीं है, उस सॉरी में एक ट्रस्ट रिबिल्ड करने का पावर है। गलती करना इंसानी प्रवृत्ति है, लेकिन उसे तुरंत स्वीकार करना मैच्योरिटी है। लेसन 38, डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प। क्या आपने कभी सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश की है और अंदर ही अंदर टूटते चले गए हैं? हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद सब कर सकता हूँ। वो मदद मांगना कमजोरी समझते हैं। लेकिन जेन एक अलग ही सच्चाई बताते हैं, इंसान अकेले नहीं बना है, वो हमेशा दूसरों के सहारे से आगे बढ़ता है। जब आप बहुत ही स्ट्रेस में होते हैं, आप खुद से कहते हो बस थोड़ा और, मैं संभाल लूंगा, लेकिन अंदर क्या होता है? प्रेशर बढ़ता चला जाता है, माइंड भारी होता चला जाता है। जेन कहते हैं जब आप खुद को बंद कर लेते हो तब आपकी प्रॉब्लम्स और भारी हो जाती है। तो सवाल है कि हम मदद क्यों नहीं मांगते? उसका कारण है हमारा ईगो। लोग सोचते हैं कि अगर मैं किसी से मदद मांगूंगा तो मैं कमजोर नजर आऊंगा। लोग मदद मांगने से पहले सोचते हैं कि इस काम की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। ये ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो दायरा है जहाँ इंसान अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ही इसे करना होगा। और किसी से मदद मांगना इंसान को डर के दायरे में लाता है कि अगर मैंने किसी से मदद मांगी तो लोग मुझे जज करेंगे। लेकिन असली सच्चाई ये है, जब आप सब कुछ अकेले उठाते हो तो आप खुद को अननेसेसरली चिंता में डालते हो। और यहीं जेन ओपन द गेट प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं कि अपना दरवाजा खोलो और तुम्हें जीवन और सुखी मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने दिल का दरवाजा खोलो, अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने प्रदर्शित करो जिस पे आप विश्वास करते हैं। अपनी समस्याओं को किसी के साथ शेयर करो जो आपका अपना है, जिस पे आप विश्वास कर सके। खुद को कोई भी प्रॉब्लम आने पर आइसोलेट मत करो। ऐसा नहीं कि आपने अपने आप को किसी कमरे में कैद कर लिया। मान लो आप काम से ओवरवेल्म्ड हो तो आप क्या करते हो? चुप रहते हो, सब कुछ खुद करने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर आप कहते हो मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, तो उसका परिणाम होता है कोई कॉलीग आपको सपोर्ट करता है या कोई सीनियर आपको सपोर्ट करता है। उससे आपका काम आसान हो जाता है, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। और यहाँ जेन किसी से मदद मांगने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप देते हैं। फर्स्ट, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। साफ साफ बोलो कि मुझे मदद चाहिए। सेकंड, राइट पर्सन चुनो, तुम जिसे ट्रस्ट करते हो वहीं से शुरुआत करो। थर्ड, स्मॉल शेयरिंग से शुरू करो, सब कुछ एक साथ किसी को मत बताओ, थोड़ा थोड़ा शेयर करो। जब ट्रस्ट बिल्ड होता जाए आप उसे फिर अपनी महत्वपूर्ण बातें बता सकते हो। फोर्थ, ग्रेटिट्यूड दिखाओ। जब आपको किसी से मदद मिलती है तो उसे थैंक यू बोलो। जब आप अपनी परेशानी शेयर करते हो वो आदी हो जाती है, और जब कोई साथ देता है तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। इसीलिए जैन कहते हैं अकेले स्ट्रॉन्ग बनना जरूरी नहीं है, साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग बनना असली ताकत है। लेसन 39, बी अ गुड लिसनर। क्या आपने कभी नोटिस किया है और महसूस किया है कि लोग बोलते बहुत है लेकिन सच में सुनना कोई नहीं चाहता? आज की दुनिया में कम्युनिकेशन बहुत है, चाहे वो मैसेज से हो, कॉल से हो या सोशल मीडिया से, लेकिन
एक चीज मिसिंग है, रियल लिसनिंग, यानी शांति के साथ सुनना। लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, वो अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं, वो सिर्फ समझने के लिए नहीं सुनते। जैन कहते हैं सुनना सिर्फ कानों से नहीं है, दिल से होता है। मान लीजिए आप किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो और सामने वाला बीच में ही बोल देता है हाँ हाँ मुझे पता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ। तो आपको कैसा लगता है? आपको लगता है कि ये कितना अनसुना सा बिहेव कर रहा है, ये मुझे कितना गलत समझ गया, ये मुझे समझना ही नहीं चाहता, ये सिर्फ अपनी चलाता है। तो सवाल है कि हम अच्छे लिसनर क्यों नहीं बन पाते? उसके कुछ कारण है। फर्स्ट, सेल्फ फोकस। हम सोचते रहते हैं अब मैं क्या बोलूं, इसे क्या समाधान दे सकता हूं, और उसका परिणाम होता है हम सामने वाले को मूर्ख समझते हैं या हम सामने वाले को पूरी तरह से सुन ही नहीं पाते। सेकंड, एंट्रैप्ड हैबिट। बात करने के दौरान बीच में रोक देना या अपनी ही कोई कहानी जोड़ देना उस कम्युनिकेशन के फ्लो को तोड़ देता है। सेकंड, जजमेंट। हम तुरंत उसकी पूरी बात सुनने के पहले ही उसे जज करते हैं, ये तो तुम्हारी गलत सोच है, तुम्हारी तरीका ही गलत है, तुम इस बात पर ओवर रिएक्ट कर रहे हो। और ये कहकर हम वास्तविकता में उसे सुनना बंद कर देते हैं। जब आप किसी को नहीं सुनते तो सामने वाला इमोशनली अकेला महसूस करता है। और यहीं जेन एक पावरफुल प्रिंसिपल देते हैं, रिश्ते गिव एंड टेक पर चलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज आप किसी को सुनते हो तो कल सामने वाला आपको सुनेगा, और यही बनता है कनेक्शन लूप। मान लीजिए आपका कोई दोस्त परेशान है और आप उसकी बात को सुनते ही उसे तुरंत कहते हैं छोड़ यार इतना क्या सोच रहा है, जबकि सही तरीका ये था कि आप उससे कहते हाँ बताओ क्या हुआ, तुम कैसा फील कर रहे हो, या क्या बात है। और इसका परिणाम होता है सामने वाला खुलकर आपसे पूरी बात बोलने लगता है, उसका स्ट्रेस कम हो जाता है। तो सवाल है कि कैसे एक अच्छा लिसनर बने? उसके लिए लेखक कुछ स्टेप देते हैं। स्टेप 1, फुल अटेंशन। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो या किसी की बात को सुन रहे हो तो अपने फोन को अपने से दूर रख दें। बीच बीच में उसके साथ आई कांटेक्ट बनाएं ताकि वो एक जुड़ाव महसूस कर सके। सेकंड, इंटरप्ट मत करो। जब तक सामने वाला अपनी पूरी बात न कर दे तब तक उसे बीच में मत टोको। थर्ड, वैलिडेट करो। आप उसका समर्थन करते हुए बीच बीच में उससे कहे हाँ मैं समझ सकता हूँ, या आप हाँ हूँ जैसे शब्दों का प्रयोग करो, जिससे सामने वाले को लगे कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। या आप उससे कह सकते हैं तुम्हारा ये फील करना नेचुरल है, इस परिस्थिति में अगर मैं होता तो मैं भी यही फील करता। फोर्थ, एडवाइस तभी दो जब मांगी जाए। हर बार सॉल्यूशन देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार लोगों को सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, उन्हें सिर्फ कोई चाहिए होता है जो उन्हें समझ सके, जो उन्हें सुन सके। याद रहे, किसी को सुनना किसी को दिया गया सबसे इमोशनल गिफ्ट है। जैसे हवा और चांदनी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, वैसे ही किसी रिश्ते में एक बोलता है और दूसरा सुनता है, ये हवा और चांदनी के समान है। लेसन 40, डोंट बेस डिसीजंस फॉर प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्या आपने कभी किसी इंसान से सिर्फ इसलिए रिश्ता बनाया क्योंकि वो आपके काम का व्यक्ति था या आपके काम आ सकता था? हमारी दुनिया हमें सिखाती है सोच समझकर कनेक्शन बनाओ, जो फायदेमंद हो उसी से जुड़ो, जिससे कुछ सीख सको उसी के साथ दोस्ती करो, हर डिसीजन में प्रॉफिट देखो, जो तुम्हें कुछ दे सके उसी के साथ जुड़ाव रखो। लेकिन जेन एक अलग ही सवाल पूछते हैं, क्या हर रिश्ता सिर्फ फायदा देने के लिए होता है? मान लो आप किसी इवेंट में जाते हो, आप सोचते हो ये आदमी बड़ी कंपनी में है, इससे दोस्ती करनी चाहिए, और दूसरी तरफ ये आदमी मेरे काम का नहीं है, इसे इग्नोर करो। यही माइंडसेट धीरे धीरे आपकी थिंकिंग बन जाता है। जब आप हर चीज को प्रॉफिट लॉस से देखने लगते हो तब आप इंसानों को इंसान नहीं अपॉर्चुनिटी बना देते हो। प्रॉफिट माइंडसेट की एक हिडन प्रॉब्लम है कि आप जेन्युइन नहीं रह पाते, और इस चीज को सामने वाला महसूस कर लेता है, और यही फेक रिलेशनशिप का कारण बनता है। और इसी माइंडसेट की वजह से पावर इनबैलेंस होती है। अगर सामने वाला पावरफुल है तो आप उसके सामने दब जाते हो, और सामने वाला पावरफुल नहीं है तो आप उसे इग्नोर कर देते हो, और इसका परिणाम होता है कि रिश्ता बराबरी का नहीं रहता। और इसी तरह के माइंडसेट की वजह से सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती है। बार बार किसी भी रिश्ते में कैलकुलेशन करने से आप खुद को भी कमजोर महसूस करने लगते हो। जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन करते हो उतना ही आप नेचुरल कनेक्शन खो देते हो। और यहीं पर लेखक लेट गो ऑफ कैलकुलेशन प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि रिश्ते प्रॉफिट एंड लॉस पर मत बनाओ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हर इंसान को इक्वल रेस्पेक्ट दो, बिना किसी हिडन एजेंडा के उनके साथ कनेक्ट करो। मान लो एक व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता लेकिन वो अच्छा इंसान है, लेकिन जब आप अपना माइंडसेट बदलते हैं तो आप ये नहीं सोचते इससे क्या फायदा है, आप सोचते हैं ये इंसान वैल्यूबल है, चाहे फायदा हो या ना हो। उसका परिणाम होता है कि आप जेन्युइन कनेक्शन बना पाते हो, और इसी वजह से नेचुरली ट्रस्ट बिल्ड होता है। और ये सिर्फ हुआ आपके माइंडसेट बदलने से। और इसके कुछ प्रैक्टिकल स्टेप है जिससे आप इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। स्टेप 1, हर इंसान को बराबर देखो। किसी भी इंसान को बड़ा या छोटा मत समझो, चाहे वो आपके लिए यूजफुल हो या ना हो। सेकंड,
अपना हिडन एजेंडा हटाओ। जब भी आप किसी से मिले तो अपने हिडन एजेंडा को एक तरफ कर दो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कनेक्शन बिल्ड करो। थर्ड, रेस्पेक्ट पहले दो। किसी भी व्यक्ति से कनेक्शन बिल्ड करते समय चाहे उससे फायदा हो या ना हो, आप उसे रेस्पेक्ट दो। फोर्थ, लॉन्ग टर्म सोच अपनाओ, क्योंकि अच्छे रिश्ते टाइम लेते हैं लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। जब आप प्रॉफिट लॉस छोड़ देते हो तब रिलेशनशिप नेचुरल हो जाते हैं और वही रिलेशनशिप आपको सपोर्ट करते हैं, आपको ग्रो कराते हैं। जैन इसी सच्चाई को उजागर करते हैं कि सच्चे रिश्ते कभी कैलकुलेशन से नहीं बनते, वे बनते हैं प्रेजेंस और सिंसियरिटी से। लेसन 21, मनी। हम सभी क्या सोचते हैं, अगर मेरे पास जरा पैसा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जरा ऑब्जर्व करिए, जैसे ही हम कुछ खरीदते हैं कुछ समय बाद हमें कुछ और चाहिए होता है। यानी संतुष्टि टेम्पररी है, क्योंकि डिजायर का कोई अंत नहीं होता। अगर पूरी दुनिया भी आपके पास हो फिर भी मन और चाहता रहेगा, क्योंकि मोर मनी का मतलब ही मोर हैप्पीनेस बना लेना एक इल्यूजन है, एक ऐसा भ्रम जो इंसान को अंधेरे में रखता है और जो अंतहीन इच्छाएं होती है वो कभी खत्म ही नहीं होती। आप नया फोन खरीदते हैं, कुछ दिनों बाद फोन पुराना लगने लगता है। आप कोई नई चीज खरीदते हैं, वो फिर कुछ दिनों बाद आपके लिए नॉर्मल बन जाती है। और जब आप पैसे के साथ अटैचमेंट बना लेते हैं तो पैसा सिर्फ टूल नहीं रहता, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। जब आप कंपैरिजन के जाल में फंस जाते हैं कि उसके पास ज्यादा है, मुझे और चाहिए, तो आप अपनी हैप्पीनेस को धीरे धीरे गंवाने लगते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, पैसा बढ़ने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, सिर्फ लेवल बदल जाता है। और यही जैन हमें इनफ माइंडसेट की ताकत के बारे में बताते हैं कि कम चाहो और संतोष को जानो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो है उसे अप्रिशिएट करना, जो नहीं है उसके पीछे भागना बंद करना। मान लो आप बहुत ही सिंपल लाइफ जी रहे हैं तो आपका माइंडसेट होगा मेरे पास कम है, मैं गरीब हूँ, और आपका दूसरा माइंडसेट होगा मेरे पास जो है वो काफी है। डिफरेंस कहाँ है? चीजों में नहीं है, डिफरेंस है आपके माइंडसेट में। तो सवाल है कि पैसे के साथ हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बनाएं? उसके लिए आपको कुछ चीजें समझनी होगी। फर्स्ट, पर्पस, कि पैसा गोल नहीं है, सिर्फ एक टूल है। सेकंड, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, रोज सोचो कि मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ क्या क्या है और उसके लिए आभार अभिव्यक्त करो। थर्ड, कंपैरिजन छोड़ो, अपनी तुलना दूसरा से करना बंद करो कि किसके पास कितना है और आपके पास कितना है। फोर्थ, सिंप्लिसिटी, जब आपके पास कम चीजें होती है तो आपका स्ट्रेस भी कम होता है। हाँ, पैसा कंफर्ट दे सकता है लेकिन अंदर की शांति नहीं। इसलिए याद रहे, अमीर वो नहीं जिसके पास ज्यादा पैसा है, अमीर वो है जो संतुष्ट है। लेसन 42, गेटिंग ओल्डर। हमारी सोसाइटी हमें क्या सिखाती है? जवान रहो, एनर्जेटिक रहो, हमेशा प्रोडक्टिव रहो। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर थोड़ा धीमा होता है, एनर्जी कम होती चली जाती है और तब हम सोचते हैं क्या मैं अब कम मूल्यवान हूँ। याद रहे, जैन कहते हैं उम्र बढ़ना गिरावट नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। फर्क बस इतना है, पहले आप बाहर ग्रो करते थे, अब आप अंदर ग्रो करते हो। जैन कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ आने वाली जो आम समस्या है वो ये है कि आपको कमी का एहसास होता है। आप कहते हैं कि मुझ में पहले जैसी ताकत नहीं रही, मुझ में पहले जैसा जोश नहीं रहा। आपको खालीपन महसूस होता है, खासकर किसी भी व्यक्ति के रिटायरमेंट के बाद। आप सोचते हैं अब क्या करना है, अब मेरे जीवन में मेरा क्या उद्देश्य है। और सबसे बड़ा दुख का कारण है अतीत से जुड़ाव। पहले मैं ऐसा था, मेरी पुरानी लाइफ बेहतर थी। क्योंकि असली सच्चाई ये है, उम्र बढ़ने का दुख उम्र से नहीं आता बल्कि स्वीकार न करने से आता है। और यही जैन हमें एक नया तरीका देते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपका दिल बड़ा होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अब आपको प्रूव नहीं करना है, अब आपको समझना है। जब आप युवा थे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, अब वही बात जब होती है तो आप कहते हैं चलो ऐसा भी होता रहता है। ये कमजोरी नहीं है, ये परिपक्वता की निशानी है। उम्र बढ़ने पर उसे कैसे स्वीकार करें, उसके लिए बेहद ही आसान स्टेप है। फर्स्ट, एक्सेप्टेंस। उम्र को अपनी फाइट मत समझो और उसे फाइट मत करो, उसे एक्सेप्ट करो। सेकंड, कंपैरिजन छोड़ो, खुद को यंग वर्जन से कंपेयर मत करो कि मैं पहले ऐसा था अब मैं ऐसा दिखने लग गया हूँ, मेरे अंदर की ताकत कम होने लग गई है, मेरे में पहले जैसी फुर्ती नहीं रही है। थर्ड, अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ। आपकी लाइफ कई लेसन्स का मेल है और वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। फोर्थ, ब्रॉड माइंडसेट को अपनाओ, लोगों को जज करना कम करो, उन्हें समझने की कोशिश करो। उम्र बढ़ने का असली फायदा है कि आप ज्यादा सहनशील बनते चले जाते हैं और यही आपको आंतरिक शांति देती है। हाँ, जवान होना पावर है
लेकिन बूढ़ा होना या उम्र का बढ़ना बुद्धिमत्ता है। लेसन 43 ओल्ड एज। हम अक्सर बुढ़ापे को ऐसे देखते हैं, एनर्जी कम हो गई, शरीर कमजोर हो गया, लाइफ स्लो हो गई। लेकिन जैन एक अलग ही नजरिया देते हैं। बुढ़ापा खत्म होना नहीं है, बल्कि निखरना होना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपका बाहरी कंट्रोल कम होता है, लेकिन अंदर की क्लियरिटी बढ़ती चली जाती है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ बुजुर्ग लोग बहुत ही पीसफुल होते हैं और कुछ हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। फर्क कहाँ है? उम्र में नहीं है, फर्क है माइंडसेट में। बुढ़ापे की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। फर्स्ट, नेगलेक्ट। उम्र बढ़ने के साथ लोग सोचते हैं अब किसके लिए सजना संवरना है, अब क्या फर्क पड़ता है। उसका परिणाम होता है धीरे धीरे सेल्फ रेस्पेक्ट गिरने लगता है। सेकंड, लो एनर्जी आइडेंटिटी। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, ये सोच आपको मेंटली कमजोर बना देती है। थर्ड, रिजिडिटी। हमारे टाइम में ऐसा होता था और इस वजह से आप नई चीजों को रिजेक्ट करने लगते हैं। बुढ़ापा मुश्किल नहीं है, गलत एटीट्यूड मुश्किल बनाता है। जैन कहते हैं बुढ़ापे को भी गरिमा के साथ जियो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने रूप का ध्यान रखो, अपनी बॉडी पोस्चर को ठीक करो और उसे ठीक बनाए रखो, अपनी ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन का जीवन में पालन करो, उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। मान लो दो लोग हैं, पहला जो ढीले ढाले कपड़े पहनता है, झुका हुआ जिसका शरीर है और बिना एनर्जी के वो अपना जीवन जी रहा है। दूसरा जो साफ सुथरे कपड़े पहनता है, सीधा डट कर चलता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है और लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करता है। तो दोनों में से कौन ज्यादा जीवंत लगता है? यही फर्क है एटीट्यूड और अवेयरनेस का। तो सवाल है कि बुढ़ापे को कैसे सुंदर बनाएं। उसके लिए जैन कुछ प्रैक्टिकल स्टेप देते हैं। फर्स्ट, रोज साफ सुथरे कपड़े पहनो, खुद को अप्रिशिएटेबल बनाओ। सेकंड, अपना बॉडी पोस्चर सही रखो, सीधे चलो, गहरी सांस लो, इससे माइंड भी एक्टिव रहता है। थर्ड, ह्यूमर डेवलप करो, हल्का मजाक करो, लोगों के साथ खुश मिजाज जीवन जियो, सिंपल जोक्स का प्रयोग करो, क्योंकि ह्यूमर बिहेवियर टेंशन कम करता है, लोगों को आपके साथ अट्रैक्ट करता है। फोर्थ, क्यूरियोसिटी अलाइव रखो, नई चीजों को जानने की उत्सुकता अपने अंदर बनाए रखो, दुनिया से जुड़े रहो, लोगों के साथ मिलनसार बनो, उनके साथ उठो बैठो, उनसे बातें करो। बुढ़ापे की असली पावर ये है कि आप चीजों को हल्के में लेना सीख जाते हैं और यही आपको स्ट्रेस फ्री बनाता है। बुढ़ापा शरीर का नहीं, माइंड का खेल है। अगर माइंड जवान है तो जिंदगी भी जवान रहती है। लेसन 44, लव। जब हम प्यार में होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमें पूरी तरह समझे और हम भी उसे पूरी तरह जान ले, उसकी हर आदत, उसकी सोच को, उसकी भावनाओं को। हमें लगता है परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ही परफेक्ट रिलेशनशिप बनाती है, लेकिन जैन कहते हैं कि 100% समझना असंभव है और जरूरी भी नहीं है। हर इंसान अलग है, उसका पास्ट अलग है, उसके एक्सपीरियंस अलग है, उसकी सोच अलग है, सब कुछ हर इंसान में यूनिक होता है, इसलिए पूरी तरह समझना नामुमकिन है। हाँ, बैलेंस बनाना जरूरी है। जब हम परफेक्ट लव ढूंढते हैं तो हमारी ओवर एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती है, वो मुझे पूरी तरह समझे, हम दोनों हर चीज में सेम हो, और उसका परिणाम होता है कि ऐसा कभी नहीं होता। बीच में अंडरस्टैंडिंग लेवल कम होता चला जाता है और यहीं पर वैल्यू टकराव होने लगता है। उनकी पैसे को लेकर सोच अलग होती है, उनकी लाइफ स्टाइल अलग होती है, समय बिताने का तरीका भी दोनों का अलग अलग होता है। हाँ, शुरुआत में ये लोग इस तरह के बिहेवियर को इग्नोर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे टकराव बढ़ता चला जाता है और फिर वो सोच शुरू होती है कि वो पहले जैसा नहीं रहा, हम पहले जैसे क्लोज नहीं हैं, हमारे बीच में पहले जैसी बात नहीं है। याद रहे, प्रॉब्लम पार्टनर में नहीं होती, प्रॉब्लम हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में होती है। और यहीं पर जैन का 80% रूल का जादू काम करता है, यानी 80% पर्याप्त है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने पार्टनर को 100% समझने की कोशिश मत करो, 80% अंडरस्टैंडिंग ही काफी है, बाकी 20% रहस्यमय ही रहने दो। मान लो आपका पार्टनर शॉपिंग पसंद करता है और आपको शांति से किताब पढ़ना पसंद है, और अगर आप उसके 80% को जानकर ही संतुष्ट हो जाते हैं तो आपकी पुरानी सोच कहती है हम कंफर्टेबल नहीं है, और आपकी नई सोच कहती है हम अलग है और यही हमारा नॉर्मल है। और आपका नया माइंडसेट एक नए परिणाम को प्रदर्शित करता है, आपके बीच का टकराव कम होता है। तो सवाल है कि प्यार को हेल्दी कैसे रखें? उसी के लिए जैन कहते हैं कि आपको बस अपनी एक्सपेक्टेशन की लिमिट को कम करना है। अपने रिश्तों में परफेक्शन को मत ढूंढो और अपने बीच के बिहेवियर्स, हैबिट्स और पर्सनैलिटीज के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करो, क्योंकि हर डिफरेंस प्रॉब्लम नहीं होता और आप दोनों के बीच में एक मिस्ट्री को रहने दो। थोड़ा अननोन रहना भी जरूरी है, जो आपके बीच के अट्रैक्शन को जिंदा रखता है, क्योंकि आप में एक दूसरे को जानने की चाह होती है कि अभी मुझ में इसे कुछ जानना बाकी है। हाँ, बस इम्पोर्टेंट वैल्यूज को चेक करो,
आपके बीच में पैसा, समय, लाइफस्टाइल ये मैच होना जरूरी है। प्यार में क्लोजनेस जरूरी है, लेकिन स्पेस भी उतना ही जरूरी है। और इसी वजह से 100% क्लियरिटी बोर्डन को जन्म देती है और 80% अंडरस्टैंडिंग, एक्साइटमेंट और बैलेंस दोनों को बनाए रखती है। सच्चा प्यार परफेक्शन ढूंढना नहीं है, वो बढ़ता है एक्सेप्टेंस और बैलेंस से। लेसन 45 मैरिज। क्या आपने कभी सोचा है क्यों शादी के कुछ साल बाद प्यार धीरे धीरे रूटीन बन जाता है? शुरुआत में शादी कैसी होती है? बातें खत्म नहीं होती, अटेंशन पूरा होता है, हर छोटी चीज खास लगती है, लेकिन धीरे धीरे बातचीत कम होती जाती है, रूटीन बढ़ जाता है और पार्टनर नॉर्मल लगने लगता है। और यहीं से शुरू होता है इमोशनल डिस्टेंस। समस्या प्यार की कमी की नहीं है, समस्या है एक्सपीरियंस यानी अभिव्यक्ति की कमी की। शादी की कुछ हिडन प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। एक ऐसी सोच का आना कि अब क्या बात करें, वो समझता ही नहीं या समझती ही नहीं, और उसी का परिणाम होता है चुप्पी बढ़ती चली जाती। सेकंड, टेक फॉर ग्रैंड माइंडसेट। ये तो हमेशा रहेगा, ये कहाँ जाने वाला है, इसमें नया क्या है। लेकिन यही सोच रिश्ते को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। थर्ड, कंप्लेंट्स। वो हमेशा शिकायत करता है, वो हमेशा शिकायत करती है, वो मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं करता। और एक असली सच्चाई ये है कि जब पार्टनर शिकायत करता है तो वो दूर नहीं जा रहा, वो एक्चुअली आपसे कनेक्ट रहना चाहता है। और यहीं पे जैन ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेशन की ताकत को उजागर करते हैं और बताते हैं कि शादी में अप्रिशिएशन जरूरी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सिर्फ महसूस करना काफी नहीं है, उसे एक्सप्रेस करना जरूरी है। आप घर आते हो और चुपचाप आकर सोफे पे बैठ जाते हो, फोन या टीवी में अपने आप को व्यस्त कर लेते हो। ये एक गलत अप्रोच है। और एक सही अप्रोच ये है कि आप आते ही अपने पार्टनर से कहें, मैं आ गया हूँ, एक हल्की सी मुस्कान के साथ। आज खाने में क्या बना है? और खाना खाने के बाद उसे कहें, आज खाना बहुत ही अच्छा था। और इसका परिणाम होता है कि आपके कनेक्शंस में मधुरता आती चली जाती है और हमेशा बनी रहती है। तो सवाल है कि शादी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? उसे कुछ सिंपल स्टेप है। स्टेप 1, स्मॉल एप्रिशिएशन। जब भी आपका पार्टनर कुछ अच्छा करे तो उसे थैंक यू बोले, तुमने आज अच्छा किया। सेकंड, प्रेजेंस। जब आप दोनों बात कर रहे हो तो पूरी तरह से उस समय उपस्थित रहें। ऐसा ना हो कि आपका ध्यान कहीं और है या आप किसी काम में लगे हुए हैं। आप जब उनसे बात करें तो सिर्फ उन्हें सुने। थर्ड, कंप्लेंट्स को समझें। अगर आपका पार्टनर आपसे शिकायत कर रहा है तो उसे समझने का प्रयास करें कि वो आपसे शिकायत क्यों कर रहा है। क्या आप कहीं गलती कर रहे हैं या कहीं कमी रख रहे हैं? क्या आप उन्हें पूरी तरह से टाइम नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि कंप्लेंट्स ही किसी भी रिश्ते को बनाए रखने की असली कोशिश है। फोर्थ, डेली रिचुअल बनाओ। कुछ समय रोजाना साथ में समय बिताओ, चाहे वो चाय पीते समय हो या 10 मिनट रोजाना बात करने का समय निकालना हो। क्योंकि शादी में सबसे बड़ा गिफ्ट ट्रस्ट है, और ट्रस्ट बनता है जब आप खुलकर अपने इमोशंस को अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हो। शादी स्ट्रॉन्ग तब होती है जब दोनों लोग एक दूसरे के सामने अपने असली रूप में रह सके। लेसन 46, चिल्ड्रन। क्या आपने कभी सोचा है जितना ज्यादा आप अपने बच्चों की मदद करते हैं, क्या उतने ही आप उसे कमजोर बना रहे होते हैं? आज की दुनिया में पेरेंट्स क्या सोचते हैं? मुझे अपने बच्चे के लिए सब कुछ करना चाहिए, उसे कोई परेशानी ना हो, उसे कोई कमी ना हो, मैं हर डिसीजन में उसकी मदद करूंगा। लेकिन धीरे धीरे बच्चा खुद डिसीजन लेना भूल जाता है। याद है, बच्चे आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वे एक अलग इंसान है, उनका अपना वजूद है, उनका अपना पाथ है। जैन कहते हैं इसीलिए अपना अधिकार छोड़ो, रिलेशनशिप बनाने का प्रयास करो। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की समस्या होती है कि बच्चा हर चीज के लिए पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि उनकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही कमजोर होती है। और उसका परिणाम होता है कि वो अपने रियल जीवन में स्ट्रगल करते रहते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, क्योंकि उन्हें खुद से कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता। उनके पेरेंट्स का उनके ऊपर नियंत्रण ही इतना होता है। बच्चा सोचता है मैं खुद कैपेबल नहीं हूँ। हद से ज्यादा ओवर कंट्रोल स्ट्रेस का कारण बनता है। जब पेरेंट्स हर चीज को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, बच्चा तनाव और दबाव महसूस करता है। याद रहे, ज्यादा प्रोटेक्शन बच्चे को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, बल्कि उसे डिपेंडेंट बना देता है। वो धीरे धीरे एक खोखला व्यक्ति बनता चला जाता है। इसलिए जैन कहते हैं कि उन्हें बढ़ने दो। जिनका एक सिंपल सा संदेश है, बच्चों को अपने डिसीजन लेने दो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उन्हें गिनने दो, उन्हें सीखने दो, उन्हें खुद समझने दो। उनके गलत निर्णय के बाद ही सही निर्णय हो पाएंगे। मान लीजिए आपका बच्चा को गलत चुनाव कर लेता है, तो आप अगर पुरानी सोच के होते हैं तो आप कहते हैं मैंने पहले ही कहा था कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा ये निर्णय गलत है। और जब आपकी नई सोच होती है, आप जब जेन माइंडसेट से सोचने लगते हैं, तो आप कहते हैं ठीक है, इससे तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। तो सवाल है कि बच्चों को सही तरीके से कैसे ग्रो करें। उसके सिंपल से स्टेप है। स्टेप 1, ऑनरशिप छोड़ो। बच्चा आपका
एसेट यानी संपत्ति नहीं है कि आप उस पर अधिकार जता रहे हैं, उसका भी अपना जीवन है, इसलिए अपनी ओनरशिप को छोड़ दो। सेकंड, उसे इंडिपेंडेंस सिखाओ, उसे छोटे छोटे डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र करो, उसे डिसीजन लेने के लिए प्रोत्साहित करो। थर्ड, मिस्टेक्स को अलाउ करो। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा गलती करे तो आप उस पर चढ़ बैठे, उस पर प्रेशर बनाएं, बल्कि उसे गलती करने की आजादी दे, क्योंकि उसकी गलतियों से ही वो सीखेगा। फोर्थ, ट्रस्ट बिल्ड करो। आप उससे कहें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डिसीजन लो और आगे बढ़ो, तुम खुद इस काम को कर सकते हो, तुम ये डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि माता पिता का गोल परफेक्ट चाइल्ड बनाना नहीं है, बल्कि कैपेबल ह्यूमन बनाना है। और ये तभी होगा जब बच्चा खुद लाइफ को हैंडल करना सीख जाएगा, क्योंकि सच्चा प्यार कंट्रोल नहीं करता, वो देता है फ्रीडम। ट्रस्ट। आज अपने बच्चे को एक डिसीजन खुद लेने दें, बिना उसे बीच में टोके हुए, बस उसे ऑब्जर्व करें वो कैसे सीखता है। लेसन 47, डेथ। क्या आपने कभी सोचा है मैं कब मरूंगा? या उससे भी ज्यादा डरावना सवाल, मरने के बाद क्या होगा? हम में से ज्यादातर लोग मौत के बारे में सोचते ही असहज हो जाते हैं, खासकर तब जब हम अपने पार्टनर की उम्र के करीब पहुंचते हैं। अचानक एहसास होता है अब मेरी बारी भी कभी भी आ सकती है। जब तक मौत दूर लगती है हम उसे इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो करीब लगती है एंजाइटी शुरू हो जाती है। जैन कहते हैं मौत से डरना इसलिए होता है क्योंकि हम उसे लाइफ का एंड मान लेते हैं, लेकिन असल में लाइफ और डेथ दोनों स्वतंत्र है, वे एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, वो अपने अपने मोमेंट में कंप्लीट है। सवाल है कि मौत का डर आता क्यों है? क्योंकि इंसान को भविष्य का डर होता है कि अब क्या होगा, कैसा होगा। ये सवाल हमें प्रेजेंट से दूर कर देते हैं। और दूसरा कारण है अटैचमेंट। मेरे पास अभी बहुत कुछ है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। यही अटैचमेंट डर को बढ़ाता है। तीसरा कारण है कंट्रोल का इल्यूजन। हम सोचते हैं मैं सब कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन डेथ एक ऐसी चीज है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मौत का डर मौत से नहीं आता, बल्कि इस सोच से आता है कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। और इसीलिए जैन एक पावरफुल लेसन को देते हैं, लिव फुली लाइफ का मंत्र। जब तक जियो पूरी तरह जियो, और जब मौत आए उसे स्वीकार करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अभी जो मोमेंट है वही असली है, ना पास्ट ना फ्यूचर, सिर्फ प्रेजेंट। मान लो आप हर दिन डरते हो कि कुछ बुरा हो जाएगा, तो उसका परिणाम क्या होगा? आप आज का दिन एंजॉय नहीं कर पाते। जब आप मौत के डर को अपने ऊपर हावी कर लेते हो तो आपकी सोच होती है अगर कुछ गलत हो गया तो। और जब आप जैन जी माइंडसेट के साथ जीवन को जीकर मौत की सोच से ऊपर उठ जाते हो तो आप कहते हैं आज मैं कैसे जी रहा हूँ। जब आप पूरी तरह जीते हो तो मौत का डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो सवाल है कि मौत के डर से कैसे मुक्त हो। उसके लिए लेखक कुछ स्टेप देते हैं। स्टेप 1, प्रेजेंट में जियो। अभी जो हो रहा है उसी में पूरी अवेयरनेस के साथ अपने आप को लगा दो, अपने आप को पूरी तरह से आज में स्थापित कर दो। सेकंड, कंट्रोल छोड़ो। हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है और इस भाव को एक्सेप्ट करो कि जो है वो सब ठीक है। थर्ड, अटैचमेंट कम करो, चीजों को होल्ड कम करो और अपने जीवन के एक्सपीरियंस को ज्यादा हासिल करो। चाहे वो अपने परिवार के साथ समय बिताना हो, अपने बच्चों के साथ बातें करना हो, या अपने पार्टनर के साथ कुछ पल हंस मजाक जीवन जीना हो। फोर्थ, डेथ को नेचुरल मानो, ये लाइफ का हिस्सा है, तुम्हारा दुश्मन नहीं। अगर आप हर दिन पूरी तरह जीते हो तो मौत आने पर भी पछतावा नहीं होगा, और यही सच्ची शांति है। मौत को समझने का बेस्ट तरीका है उसे इग्नोर करना नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी तरह जीना है। लेसन 48, वंस एंड। अगर आज आपकी जिंदगी खत्म हो जाए तो लोग आपको किस रूप में याद करेंगे? आपके शब्दों में, आपके एक्शन में, या बस एक धुंधली सी याद में? हम अपनी पूरी जिंदगी फ्यूचर बनाने में लगा देते हैं, लेकिन एक चीज है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है हमारा अंत। हम सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, लेकिन सच ये है कि मौत अनिश्चित है। जैन हमें एक पावरफुल नजरिया देते हैं, अंत अचानक नहीं आता, वो हर दिन धीरे धीरे बनता है। यानी आपका हर दिन आपकी फाइनल स्टोरी लिख रहा है। तो सवाल है कि हम क्यों मीनिंगफुल एंडिंग नहीं बना पाते? उसके 3 कारण हैं। फर्स्ट, बिना जागरूकता के जीना, रोज वही रूटीन फॉलो करना जो आप करते आ रहे हैं, बिना सोचे समझे उसे जीना, और उसी का परिणाम होता है जिंदगी तो बीत जाती है लेकिन उसमें कोई अर्थ बन ही नहीं पाता। सेकंड, पछतावा जमा होना, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैंने वो निर्णय लिया होता, काश मैंने वो निर्णय नहीं लिया होता, और धीरे धीरे आपके रिग्रेट्स बढ़ते जाते हैं। थर्ड, आत्मचिंतन की कमी, हम रुककर सोचते ही नहीं मैं कैसे जी रहा हूँ। याद रहे, अंत खराब नहीं होता, बल्कि हम उसे जागरूक होकर बनाते ही नहीं। और यही जैन एक पावरफुल लेसन देते हैं, हर दिन ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारी कहानी का आखिरी अध्याय
हो सकता हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हर दिन अर्थपूर्ण बनाओ, हर एक्शन जागरूक बनाओ। मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक जो बस अपने दिन काट रहा है बिना किसी जागरूकता के साथ, और दूसरा व्यक्ति है हर दिन कुछ अच्छा करता है, हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है, हर दिन खुश मिजाज जीवन जीता है अपने परिवार के साथ, वो अपने रिश्तों को वैल्यू देता है। फर्क क्या है? फर्क है कि एक की लाइफ रैंडम है, दूसरे की लाइफ इंटेंशनल है, और अंत में दूसरा व्यक्ति याद रखा जाता है। तो सवाल है कि मीनिंगफुल एंड कैसे बनाएं? उसके सिंपल से स्टेप है। स्टेप 1, रोज आत्मचिंतन करो। दिन खत्म होने से पहले अपने से पूछो आज मैंने क्या सही किया। सेकंड, पर्सनल मैसेज लिखो। हर साल एक वर्ड या थॉट लिखो जो उस समय आपके माइंडसेट को दर्शाए। थर्ड, इंटेंशनल लिविंग। अपने जीवन को रैंडमली मत जियो, बल्कि आपके हर एक्शन में एक पर्पस छिपा होना चाहिए। हर एक्शन एक पर्पस के साथ लिया जाना चाहिए। फोर्थ, रिलेशनशिप को वैल्यू दो। लोग आपको आपके वर्ड से नहीं, आपके बिहेवियर से याद रखते, और आपके जाने के बाद लोग आपके बिहेवियर से ही आपको याद रखेंगे। जब आप कॉन्शियसली जीते हो तब आपको देश से डर नहीं लगता, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना दिया है। और यही एक असली सच्चाई है कि जब अंत का डर खत्म हो जाता है, जब जीवन पूरी तरह जिया जाता है, तो जीवन आनंदमय हो जाता है, क्योंकि आपका एंड आपके हर आज का रिजल्ट है। तो अब एक आखिरी सवाल, आपने ये सब सुना समझा भी, लेकिन क्या आप सच में बदलेंगे? क्योंकि सच्चाई ये है, नॉलेज आपकी लाइफ नहीं बदलती, एक्शन बदलते हैं। आपने सीखा कि 90% डर सिर्फ इल्यूजन है। माइंड को प्रेजेंट में लाना ही फ्रीडम है, कंट्रोल छोड़ना ही कंट्रोल पाना है। रिलेशनशिप कैलकुलेशन से नहीं, सिंसियरिटी से बनते हैं, और जिंदगी अभी है, बस अभी। लेकिन अगर कल भी आप वही सोचेंगे, उसी तरह से डरेंगे, उसी तरह से काम को टालेंगे, तो ये सब सिर्फ एक और सुनी हुई बात बनकर रह जाएगा। अब इमेजिन करो एक ऐसी लाइफ जहाँ आपका माइंड शांत है, डिसीजन क्लियर है, रिलेशनशिप हल्के और सच्चे हैं, और आपको किसी चीज का अननेसेसरी डर नहीं है। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो आज से जीना शुरू करते हैं। तो आज अभी इस मोमेंट में एक चीज सुनो जो आपने यहाँ सीखी है, और उसे अपनी लाइफ में लागू करो। हाँ, वो छोटी हो सकती है, चाहे वो एक डीप बीट हो, एक अननेसेसरी थॉट को छोड़ना हो, या एक इंसान को जेन्युइनली सुनना हो, या एक छोटा सा थैंक यू दिल से बोलना हो। क्योंकि चेंज बड़े डिसीजन से नहीं, छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से आता है। और याद रखना, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको पूरी किताब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक सही लेसन को सही तरीके से जीना है। शायद ये वही मोमेंट है जहाँ से आपकी नई जिंदगी शुरू होती है, क्योंकि चिंता छोड़ने का मतलब प्रॉब्लम खत्म करना नहीं है, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि प्रॉब्लम्स आपको हिला ना सके। और अब सवाल ये नहीं कि आपने क्या सीखा, सवाल ये है आप अब क्या करने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।